मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MPPSC बाय निशांत सिन्हा। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने विशिष्ट रूप से पिछड़े जनजातियों की बात की थी, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजातियों की बात की थी, विमुक्त जनजातियों की बात की थी। आज की क्लास में हम लोग जनजातीय कल्याण के लिए योजनाओं की बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी क्लासेज मैं ले रहा हूँ, इन क्लासेज की वीडियो आप सोशल मीडिया के जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे हो सकता है, आप उन प्लेटफॉर्म्स पे इसे शेयर कर भी ज़रूर करें, ताकि उन लोगों तक, जिन लोगों तक ये वीडियोज़ नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिन्हें इनकी आवश्यकता है, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए। क्लास में आगे हम लोग बढ़ते हैं, जनजातीय कल्याण के लिए योजनाओं की बात करते हैं। देखिए, इस टॉपिक में से एक न एक प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर आना है, इसलिए हर एक योजना को आप बड़े ध्यान से देखें, इन्हें याद रखें। याद रखने के कुछ तरीके जो हो सकते हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने 1991 में 1991 में अंत्योदय कार्यक्रम एक प्रारंभ किया था और इसके अंतर्गत कुल लगभग 13 योजनाएं जनजातियों के कल्याण के लिए प्रारंभ की थी। आप इनमें से किसी न किसी योजना के बारे में पूछ लिया जाता है। विगत वर्षों में भी वो योजनाओं के बारे में, जवाली योजना के बारे में पूछ लिया गया था। तो आप इन योजनाओं को वो ज़रूर याद रखें। एक एक करके हम सभी योजनाओं की बात करेंगे और योजनाओं में क्या कहा गया है, क्यों योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पवन पुत्र योजना है। देखिए, पवन पुत्र योजना इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात वो की गई है। और इसमें ये कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोग जो ऑटो रिक्शा, टेम्पो, लोडिंग ऑटो और मेटाडोर वगैरह वो खरीदना चाहते हैं और वो सब खरीद कर उनको चलाकर वो अपना रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऋण और अनुदान उपलब्ध कराने की योजना वो ये है। तो पवन पुत्र योजना आप याद रखें। पवन पुत्र योजना वो योजना है जिसके अंतर्गत पवन वेग से उड़कर, अर्थात जो ये याद रखने के लिए मैं तरीके बता रहा हूँ कि पवन वेग से उड़कर, अर्थात जो भी लोडिंग ऑटो, रिक्शा, टेम्पो, ये सब उनको खरीदने के लिए ये योजना वो चलाई गई है। तो पवन पुत्र योजना पहली योजना। दूसरी योजना सहारा योजना। सहारा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग या विकलांग या कुष्ठ रोगी या वृद्ध या विधवा या परित्यक्ता, ये बहुत सारे इसमें वर्ग हैं। इसके अंतर्गत अत्यंत निर्धन अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग या विकलांग वर्ग या कुष्ठ रोगी या वृद्ध या विधवा या परित्यक्ता को जीवन यापन करने के लिए पशुपालन या लघु कुटीर उद्योग वगैरह चलाने के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाता है। तो सहारा योजना वो योजना है जिसके अंतर्गत ये तमाम तरह के जो लोग हैं, इनको सहारा देने की कोशिश की जाती है, अर्थात वो अपनी आजीविका चला पाएँ लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से, उसके लिए वित्त उपलब्ध कराने की योजना वो सहारा योजना है। तो सबसे पहली योजना पवन पुत्र योजना। पवन पुत्र योजना के बाद सहारा योजना। सहारा योजना के बाद तीसरी योजना रफ्तार योजना। जैसा कि नाम से आपको क्लियर है, रफ्तार योजना इसके अंतर्गत भी तमाम तरह के जो लोग हैं, जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं, इनमें ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर वगैरह वो लोग उनकी समिति बनाकर ट्रक या बस खरीदने के लिए उनको ऋण और अनुदान वगैरह प्रदान किया जाता है। तो रफ्तार से आप याद रखें, बस या ट्रक की एक रफ्तार होती है और इसीलिए रफ्तार योजना में ये जो ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर वगैरह हैं, उनकी समिति बनाकर बस या ट्रक खरीदने की योजना है। साथ ही साथ बस और ट्रक को कहाँ नियोजित किया जाएगा, अर्थात कहाँ पर उसको लगाया जाएगा, उसके लिए भी शासन व्यवस्था करके दे रही है। तो उन वाहनों को शासकीय क्षेत्र में नियोजित करने की सुविधा वो प्रदान की जाती है, अर्थात शासकीय क्षेत्र में उनको लगा दिया जाए और उनसे जो पैसा अर्जित हो, उससे इन जनजातीय वर्ग के लोगों को लाभ मिले। तो ये रफ्तार योजना है। तो सबसे पहले पवन पुत्र योजना, जिसके अंतर्गत पवन की रफ्तार से वो चलने के लिए लोडिंग ऑटो, है ना, टेम्पो, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए वो ऋण और अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा मैंने सहारा योजना बताया। सहारा योजना के अंतर्गत सहारा देने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, वृद्धा हों, परित्यक्ता हों, इन सब को पशुपालन और लघु और कुटीर उद्योग वगैरह चलाने के लिए एक योजना है। रफ्तार योजना वो योजना है जिसके अंतर्गत बस या ट्रक खरीदने के लिए वो ऋण अनुदान उपलब्ध कराया जाता है और साथ ही इनको शासकीय क्षेत्र में नियोजित करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। उसके बाद धनवंतरी योजना। धनवंतरी योजना वो योजना है जिसके अंतर्गत अनुसूचित
जाति या जनजाति वर्ग के एलोपैथिक या अन्य पद्धति के डॉक्टरों को क्लिनिक या नर्सिंग होम खोलने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती है। लेकिन शर्त इसमें यह होती है कि वो अपने क्षेत्र में रहकर ही प्राइवेट प्रैक्टिस करें। ऐसा ना हो कि जो है वो उन्होंने शासकीय सहायता ली और फिर जो है शहर में जाकर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो धन्वंतरी जो है वो बहुत बड़े जो है चिकित्सक थे, तो इसके नाम के आधार पर ही जो है आप इस योजना को याद रखें, इसके उद्देश्य याद रखें कि धन्वंतरी योजना वो योजना है जिस योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के डॉक्टर्स वगैरह हैं उनको अपना क्लिनिक या नर्सिंग होम खोलने के लिए जो है वो ऋण वगैरह जो है उपलब्ध कराया जाता है, वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती है, बशर्ते कि वो अपने आंचलिक क्षेत्रों में, मतलब वो जहाँ जिस क्षेत्र के हैं उसी क्षेत्र में रहकर जो है वो क्लिनिक या नर्सिंग होम वगैरह खोले। तो ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है। उसके बाद स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन मतलब स्वयं का अवलंबन, अर्थात स्वयं को जो है खड़ा करने की योजना। देखिए यहाँ पर जो है निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं जनजातीय परिवारों को स्वरोजगार के लिए, मैंने कहा ना अपने आप को खड़ा करने के लिए, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि स्वावलंबन का मतलब क्या है, अपने आप को खड़ा रखने के लिए। अपने आप को खड़ा रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो कहीं ना कहीं रोजगार की आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं जो है अपने आजीविका को चलाने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता होगी। तो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे जनजातीय परिवारों को स्वरोजगार के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में व्यवसाय करने के लिए आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराकर और पक्की दुकानें और शेड उपलब्ध कराया जाता है। तो अपना अवलंबन कैसे कर पाएंगे, अपना अवलंबन जो है व्यवसाय करके जो है कर पाएंगे। और व्यवसाय कहाँ पर कर सकते हैं, तो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं या दुकानें हैं उनमें जो है वो पक्की दुकानें और टीन शेड वगैरह जो है उपलब्ध कराकर और हम अपना अवलंबन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप याद रख सकते हैं। तो स्वावलंबन योजना वो योजना है जिसके अंतर्गत जनजातीय वर्ग को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पक्की दुकानें या टीन सेट वगैरह जो है उपलब्ध करा दिया जाता है और वहाँ पर फिर जो है वो अपना रोजगार व्यवसाय जो है वो चलाते हैं। नवजीवन योजना, नवजीवन योजना के अंतर्गत क्या है, तो निर्धनता और बेरोजगारी से ग्रस्त शहरों में प्रवासित जनजातीय वर्ग को रियायती मूल्य पर भूखंड उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही यह उन भूखंडों पर सड़क, पेयजल, जलमल निकासी तथा प्रकाश आदि का प्रबंध कराया जाता है। नवजीवन आप कैसे याद रख सकते हैं, नवजीवन इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब हम किसी एक क्षेत्र से निकलकर और दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो फिर जो है एक तरह से जो है हम नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि किसी एक क्षेत्र से निकलकर अर्थात जनजातीय क्षेत्र से निकलकर जब जनजातीय वर्ग जो है वो दूसरे शहर में प्रवेश करता है तो एक तरह से उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। जनजातीय क्षेत्र में उसका कुछ जीवन था और शहरी क्षेत्र में जो है उसका जीवन कुछ और हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको जो है नवजीवन को याद रख सकते हैं। तो जब वो शहरी क्षेत्रों में जो है पहुंचता है तो शहरी क्षेत्रों में जो है इस जनजातीय वर्ग को रियायती मूल्य पर भूखंड उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो अपना नया जीवन जो है व्यतीत करने के लिए उसके पास कम से कम रहने के लिए जो है एक घर हो। साथ ही साथ जहाँ पर जो है उसको भूखंड उपलब्ध कराया जा रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है सड़क हो, पेयजल की सुविधा हो, जलमल निकासी की सुविधा हो, ये सारी सुविधाएँ जो है वो प्रदान की जाती हैं। तो इसको जो है हम नवजीवन योजना कहते हैं। तो ऊपर से जो है अगर आप देखें तो कैसी योजनाएं हो गई, पवन पुत्र योजना के बारे में मैंने आपको बताया, सहारा योजना के बारे में बताया, मैंने आपको रफ्तार योजना के बारे में बताया, मैंने आपको स्वावलंबन योजना के बारे में बताया, मैंने आपको नवजीवन योजना के बारे में बताया। इसके बाद हम लोग जल जीवन योजना की बात करते हैं। जल जीवन योजना क्या है, तो अनुसूचित जनजाति के छोटे और सीमांत किसानों को कृषि सहकारिता के अंतर्गत सामूहिक सिंचाई परियोजना के लिए लागत का 75% अनुदान दिया जाएगा। जल ही जीवन है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जल ही जीवन है और जीवन भी तभी है जब कृषि है। तो जीवन जो है चलाने के लिए कृषि की आवश्यकता होती है और कृषि के लिए जो है जल की आवश्यकता है। आप इस तरह से जो है जल जीवन योजना को याद रख सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो कृषि को और बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फसलों के उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है और इस सिंचाई के लिए जो है सामूहिक सिंचाई परियोजना जो है वो चलाया जाता है जिसके अंतर्गत 75% अनुदान दिया जाएगा। तो नवजीवन योजना वो योजना हुई जिसमें जनजातियों को नया जीवन शहरों में प्रारंभ करने के लिए एक जो है भूखंड दिया जाएगा। जल जीवन योजना वो योजना हुई जिसमें जो है कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो है वो सामूहिक सिंचाई परियोजना प्रारंभ की जाएगी जिसमें 75% अनुदान देने की व्यवस्था है। तो आप इस तरह से जो है चीज़ों को याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है मधुबन योजना की बात करें। मधुबन योजना क्या है, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों को आधुनिक तरीके से डेयरी और पोल्ट्री प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और वित्त उपलब्ध किया जाता है। मधुबन योजना, तो मधुबन योजना जो है वो योजना है
जिसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं, तो डेयरी और पोल्ट्री प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और वित्त उपलब्ध कराने की जो है वो एक योजना होगी। तो इसको भी जो है आप याद रखें, मधुबन योजना वो योजना है जिसमें रोजगार प्राप्त करने के लिए पोल्ट्री प्रबंधन और डेयरी प्रबंधन का प्रशिक्षण और उसके लिए वित्त उपलब्ध कराया जाता है। वनजा योजना, वनजा जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वन से संबंधित योजना है, अर्थात वनोपज, वनों में जो उपज प्राप्त हो रहा है उस उपज से संबंधित योजना है। इसमें जनजातियों की समिति को लघु वनोपज पर आधारित उद्योग लगाने के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वनों में जो है कई सारे जो है ऐसे वनोपज होते हैं जिनसे उद्योग लगाया जा सकता है। तमाम तरह के जो है इस तरह के वनोपज जो है उससे संबंधित उद्योग लगाकर जो है वित्तीय लाभ कमाया जा सकता है। उसके लिए जो है ये योजना जो है वनजा योजना है। तो लघु वनोपजों पर आधारित उद्योग लगाने के लिए जो वित्त उपलब्ध कराया जाता है उसके लिए योजना जो है वनजा योजना है। इसके बाद जो है निर्मित योजना, निर्मित योजना वो योजना है जिसमें अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के इंजीनियर तथा आर्किटेक्चर विधा में प्रमाण पत्र प्राप्त लोगों को भवन निर्माण प्रशिक्षण के साथ साथ भवन निर्माण का ठेका भी प्रदान किया जाता है। निर्मित योजना, निर्मित से आप याद रख सकते हैं किसका निर्माण, तो भवन का निर्माण। और भवन का निर्माण कौन कर पाएगा, तो भवन का निर्माण जो है अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के जो इंजीनियर आर्किटेक्चर लोग हैं वो कर पाएंगे। लेकिन वो जो है ये जो इंजीनियर और आर्किटेक्चर लोग हैं वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा तो है नहीं, जनजातीय वर्ग के हैं, गरीब हैं। तो इसके लिए जो है उनको ऋण उपलब्ध कराया जाना या भवन निर्माण का ठेका दिया जाना। जब हम भवन निर्माण का ठेका देंगे तो फिर जो है उनको वित्तीय लाभ भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। निर्मित योजना वो योजना हुई जिस योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ऐसे लोग जो इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर विधा में जिनको प्रमाण पत्र प्राप्त है, ऐसे लोगों को जो है भवन निर्माण का ठेका प्रदान करने के लिए जो है निर्मित योजना है। निर्मित योजना अर्थात किसका निर्माण, तो भवन का निर्माण। इस हिसाब से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद सहकार योजना, सहकार का मतलब मिलजुल कर काम करने की योजना है। सहकार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के श्रमिकों की समिति को खनिज उत्खनन अथवा ईंट भट्ठा आदि जमाने के लिए इन क्षेत्रों में ठेका प्रदान किया जाता है। तो सहकार योजना क्या हुई, सहकार मैंने आपको बताया, सहकार जो है वो योजना होती, सहकार उसे कहते हैं जिसमें मिलजुल कर काम करने की जो है बात होती है। तो मिलजुल कर काम करने के लिए क्या बनाया जाएगा, एक समिति बनाई जाएगी। और ये समिति क्या करेगी, तो ये समिति जो है खनिज उत्खनन या ईंट भट्टा क्षेत्र में जो है काम करने के लिए काम करेगी। और इसके लिए जो है उनको ठेका जो है वो दिया जाए, ठेका मिलेगा तो फिर जो है वो वित्तीय लाभ भी मिलेगा। तो इस तरह से जो है आप इस योजना को जो है जो सहकार योजना है इसको जो है आप याद रख सकते हैं। न्याय निकेतन योजना, जैसा कि नाम से जो है आपको क्लियर है, न्याय निकेतन, ये योजना जो है दरअसल जो अभिभाषक हैं, जो अनुसूचित जाति या जनजातीय वर्ग के अभिभाषक, अभिभाषक के मतलब वकील, जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, डिग्री लेने के बाद जो है प्रैक्टिस करने के लिए जिला न्यायालय परिसर में जो है एक कक्ष बनाकर जो है इनको प्रदान किया जाता है। भाई जितने भी जो है आप न्याय निकेतन ये जो शब्द है इससे जो है आप इस बात का जो है अनुमान लगा सकते हैं कि ये कोई ऐसी योजना होगी जो न्याय से जुड़ी होगी। न्याय कहाँ प्रदान किया जाता है, न्यायालय में प्रदान किया जाता है। न्यायालय में कौन होता है, अभिभाषक होते हैं। अभिभाषक मतलब वकील। अब वकील अगर जनजातीय वर्ग का वकील है तो जनजातीय वर्ग के वकील को किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो भाई उसको जो है एक कक्ष की आवश्यकता होगी जहाँ बैठकर वो अपने जो भी उसके क्लाइंट्स हैं उनके साथ जो है वो डीलिंग कर सके, उनके साथ जो है बातचीत कर सके। तो उनके साथ जो है बातचीत करने के लिए ये न्याय निकेतन योजना चलाएगी जिसके अंतर्गत जो है न्यायालयों में ऐसे वकीलों को एक कक्ष बनाकर जो है दिया जाता है। तो आप इस तरह से जो इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो वसुंधरा योजना है, इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन जनजातीय वर्ग को भूमिहीन जनजातीय वर्ग को भूमि प्रदान करने के लिए जो है 10 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अर्थात वसुंधरा किसको कहते हैं, भूमि को। और भूमि को प्राप्त करने के लिए जो ऋण उनको उपलब्ध कराया जाएगा 10 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण जो है उपलब्ध कराया जाता है भूमि को प्राप्त करने के लिए। आप इस हिसाब से जो है इसको वसुंधरा योजना को याद करें। तो इतनी योजनाएं जो है वो पहले तो ये योजनाएं, इनमें से एक न एक योजना जो है जरूर पूछ ली जाती है। तो आप इन योजनाओं को जरूर याद रखें। याद रखने का तरीका या किस तरह से जो है हम इसको याद रख सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया। जनश्री बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना क्या है, तो जनश्री बीमा योजना दरअसल जो है विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहरिया, हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों की बात की थी और मैंने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां जो है बैगा, भारिया और सहरिया जो है विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां हैं। इन जनजातियों में किसी परिवार के किसी सदस्य की अगर अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है, अप्राकृतिक रूप से मृत्यु का मतलब क्या है, इसका मतलब सामान्य मृत्यु न हो,
अप्राकृतिक रूप से मृत्यु का मतलब भूकंप की वजह से मृत्यु हो जाए, आग लग जाने की वजह से मृत्यु हो जाए, बिजली गिर जाने की वजह से मृत्यु हो जाए, है ना। तो इस तरह से जो है, या कई बार जो है जंगलों में शेर, बाघ, है ना, इनके हमले से जो है मृत्यु हो जाए। इस तरह से जो है जब आप अप्राकृतिक रूप से जो है मृत्यु होती है, तो वैसी स्थिति में जो है 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो है वो परिवार के सदस्यों को प्रदान की जाती है। तो ये जनश्री बीमा योजना है, इसको भी जो हम याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि ये बीमा है एक तरह से, और जब मृत्यु हो जाएगी तो 30,000 रुपये मिलेंगे, इस रूप में याद रख सकते हैं। अरुणिमा योजना, अरुणिमा योजना जो है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना। अरुणिमा योजना जो है वो योजना है जिस योजना में आदिवासी बहुल क्षेत्र जो होते हैं उन क्षेत्रों में जो है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए आधारभूत ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उपलब्ध कराया। अर्थात कई बार जो है क्या होता है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल्स नहीं, इवन जो प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र वगैरह होते हैं वो तक नहीं होते, तो वहाँ पर उन क्षेत्रों में जो है इस तरह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, कम से कम कंपाउंडर्स वगैरह, नर्सेज वगैरह जो है ये सब साथ ही साथ जो है कुछ जो स्वास्थ्य से संबंधित जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, कम से कम वो चीज़ें जो है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए जो है ये अरुणिमा योजना जो है वो चलाई गई है ना। इसके बाद जो है जबाली योजना, जबाली योजना जो है पहले भी एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। जबाली योजना जो है सबसे पहले 1992-93 में जो है मध्य प्रदेश के 4 जिलों में जो है 4 जिलों से जो है इसको शुरू किया गया था। बाद में जो है 2004 में जो है पूरे प्रदेश में जो इसको लागू कर दिया गया था। जबाली योजना का उद्देश्य जो है कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो जिन जनजातियों की लड़कियां जो है वो वेश्यावृत्ति में जो है वो इन्वॉल्व हैं, या वेश्यावृत्ति जो है मजबूरी में जो है उनको वेश्यावृत्ति करना पड़ता है, जैसे बेड़िया, बांचड़ा, सांसी। इनकी समस्याओं का निराकरण करके इनको वेश्यावृत्ति से जो है दूर निकालने के लिए, इनको वेश्यावृत्ति से हटाने के लिए जो है जबाली योजना जो है वो चलाई गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर याद रखें कि वेश्यावृत्ति से हटाने के लिए जो योजना चलाई गई है उस योजना को जो है जबाली योजना कहा गया। 2004 में जो है इसको पूरे मध्य प्रदेश में जो है लागू कर दिया गया है। तो अपने आप में जो है महत्वपूर्ण योजना जो है वो जबाली योजना है, इसको जो है याद रखें हम। वृक्ष सहकारिता योजना, वृक्ष सहकारिता योजना जो है दरअसल वो योजना है जिसके अंतर्गत जो है क्या किया जाता है कि एक समिति बना दी जाती है, और इस समिति के माध्यम से जो है वृक्ष लगाकर और पर्यावरण का संरक्षण करने की जो है वो एक योजना है। दरअसल वनों से रोजगार प्राप्ति और पर्यावरण संरक्षण दोनों हो पाए, इसके लिए जो है वृक्ष सहकारिता योजना को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत जो है एक वृक्ष सहकारिता समिति का गठन किया जाता है और फिर इस समिति को एक ऋण प्रदान किया जाता है। ये ऋण जो है आप 20 साल की अवधि में जो है ये ऋण आप प्रदान कर सकते, आप जो है वो चुका सकते हैं। एक तरह से जो है वन क्षेत्रों में जो है वृद्धि करना जो है वो इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ जो है जनजातियों को रोजगार मिल सके, ये इसका उद्देश्य था। तो एक सहकारी समिति बना दी जाती है और उस सहकारी समिति को एक ऐसा ऋण दिया जाता है जो 20 वर्षों में अदा की जा सकती है। ऋण की अदायगी प्रथम 6 वर्षों के लिए ऋण की अदायगी जो है वो नहीं करनी होगी, अर्थात पहले 6 वर्ष तक जो है आपको ऋण की अदायगी के लिए जो इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, वो नहीं देनी पड़ेगी। और उस समय तक इसके अंतर्गत समितियां वृक्षारोपण के द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु वन क्षेत्र तैयार करेंगी। अभी मैंने आपको बताया कि वन क्षेत्र जो है अपना तैयार करेंगे, और जब तक जो है वन क्षेत्र तैयार नहीं हो जाता तब तक उनकी आजीविका का प्रबंधन जो है वो शासन के द्वारा किया जाए। तो वृक्ष सहकारिता समिति में जो है वृक्ष सहकारिता योजना जो है इसमें 2-3 चीज़ें हम याद रखें। वृक्ष सहकारिता योजना के अंतर्गत जो है एक सहकारी समिति जो है वो गठित की जाएगी जनजातियों को, और उस सहकारी समिति को 20 साल तक अदा की जा सकने वाली जो है एक ऋण जो है वो प्रदान किया जाएगा। पहले 6 वर्षों तक जो है ऋण की अदायगी जो है वो नहीं की जाएगी। साथ ही साथ जो है वो समिति जो है क्या करेगी, तो एक वन क्षेत्र तैयार करेगी और उस वन क्षेत्र से जो वनोपज होगा उसको बेचकर जो है लाभ कमाएगी। और उसके अतिरिक्त जो है जब तक वो वन क्षेत्र तैयार नहीं हो जाता है तब तक उनकी आजीविका का पूरा खर्च प्रबंधन जो है वो शासन के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना जो है वृक्ष सहकारिता योजना है। अरुणिमा योजना के बारे में जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि अरुणिमा योजना वो योजना है जिसमें आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो है जो स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा जो है वो उपलब्ध किया जाए। साथ ही इसमें जो है सामान्य शिक्षा, जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा जो है वो भी दिया जाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में विभिन्न रोगों, उनसे बचाव और साफ सफाई की जानकारी वगैरह जो है वो भी प्रदान की जाती है। तो अरुणिमा योजना में ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्वास्थ्य संबंधी हैं।
कल्प वृक्ष योजना, ये योजना भी जो है जनजातीय समुदायों की बेरोजगार महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध। अब कल्प वृक्ष कैसे याद रखें? कल्प वृक्ष जो है क्या है? तो कल्प वृक्ष जो है वो एक ऐसा वृक्ष होता है जिससे जो है वो मनचाहा वरदान जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो आप ऐसे इसको याद रखें, कल्प वृक्ष को रोजगार से जोड़कर, है ना। तो कल्प वृक्ष जो है वो बेरोजगार महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से जो है रोजगार प्रदान करने वाली योजना है। इसके अंतर्गत रेशम कीट पालन के लिए जो है आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। कम से कम 15,000 रुपये वार्षिक आय जो है वो प्राप्त हो जाए, ऐसी जो है योजना जो है ये कल्प वृक्ष योजना है। तो इसको भी जो है आप याद रखें, कल्प वृक्ष योजना क्या है? तो आदिवासी समुदाय की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है, जिसके अंतर्गत रेशम कीट पालन जो है उसका प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसके लिए आर्थिक मदद दी जाती है और इससे लगभग कम से कम जो है 15,000 रुपये वार्षिक आय जो है वो प्राप्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था की जाती है। जीवन ज्योति योजना। अब जीवन ज्योति योजना क्या है? आपको इसको इस तरह से याद रखेंगे कि जीवन ज्योति, जीवन में ज्योति कैसे आएगी? तो जीवन में ज्योति तभी है जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, और हमारा स्वास्थ्य तब ठीक होता है जब हमारे क्षेत्र में जो है तमाम तरह की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो उपलब्ध हों। तो जीवन ज्योति योजना दरअसल ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत ऐसे जनजातीय क्षेत्र, जिन जनजातीय क्षेत्रों में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, स्वास्थ्य औषधि वितरण केंद्र की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में जो है चलित औषधालय की सुविधा जो है वो प्रदान की जाती है। अब चलित औषधालय जो है कहाँ जाएगा? चलित औषधालय क्या होगा? तो चलित औषधालय दरअसल एक वैन होगा, एक एम्बुलेंस टाइप का होगा, जिसमें जो है डॉक्टर, कंपाउंडर्स, तमाम तरह के दूसरे जो है दवाइयाँ और दूसरे जो है मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल असिस्टेंट सब कुछ उपलब्ध होगा। और ये चलित औषधालय जो है वो उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में बाजार वगैरह, हाट बाजार वगैरह लग रहा है, वहाँ जाकर और वहाँ पर जो है जनजातियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो है ये जीवन ज्योति योजना चलाएगी, है ना। तो जीवन ज्योति आप याद रखें, जीवन ज्योति को स्वास्थ्य से जोड़कर जो है वो हम याद रखेंगे कि वहाँ पर जो है इस तरह के जो वैन वगैरह जो होते हैं उनको उपलब्ध कराकर और जनजातियों का स्वास्थ्य परीक्षण और औषधि वितरण वगैरह किया जाता है। इसके बाद जो है ग्रामीण आजीविका योजना, ये योजना भी महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है ताकि निर्धनता के दर को कम किया जा सके। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 6 जनजातीय जिले क्रमशः झाबुआ, धार, झाबुआ, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी और शहडोल, इनका चयन किया गया। तो आप इसको भी याद रखें, ये भी एक योजना है। शंखनाद योजना। शंखनाद योजना प्रारंभ जो है 26 जनवरी 1997 को जो है ये योजना जो है वो शुरू की थी। आप याद कैसे रख सकते हैं? तो याद रखने का तरीका क्या है? स से शंखनाद और स से 97, है ना। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, स से शंखनाद, स से 97। तो स को आप 97 के साथ जोड़ दें और इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। तो स से शंखनाद और स से 97, तो शंखनाद योजना 1997 में शुरू हुआ। ठीक, ये योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य जो है सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी जनजातीय वर्ग में पहुंचाने के लिए हायर सेकेंडरी स्तर के विद्यार्थियों की एक सूचना वाहिनी समिति बना दी जाएगी, जिन्हें विकास योजनाओं की जानकारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये वाहिनी अपने अपने क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करेगी। कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, शंखनाद, शंखनाद, शंख का जो नाद होगा, अर्थात शंख को जब फूंका जाएगा तो आवाज़ होगी। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि ऐसे लोग, ऐसे जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी जिन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता हो, वो प्रशिक्षण पाकर सरकार की योजनाओं का शंख फूकेंगे, अर्थात सरकार की योजनाओं के बारे में जो है ऐलान करेंगे, सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे। इस उद्देश्य से जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसमें क्या किया जा रहा है? तो हायर सेकेंडरी तक के जो विद्यार्थी हैं जनजातीय वर्ग के, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि ये तमाम तरह की जो है योजनाएं हैं, जो जनजातीय वर्ग की योजना है। फिर वो विद्यार्थी जो है वो, उनकी वाहिनी समिति जो बनेगी, वो समिति जो है विकास योजनाओं के बारे में अपने अपने क्षेत्र में लोगों को बताएगी। तो आप इस तरह से शंखनाद योजना को याद रख सकते हैं। स से शंख और स से 97, पहला तो आप ऐसे याद रख लेंगे, और दूसरा ऐसे कि विद्यार्थी जो है वो एक तरह से शंख फूकेंगे, शंख बजाएंगे, ताकि सरकार की योजनाओं की जानकारी जो है जनजातीय क्षेत्र के लोगों तक पहुंच सके। इस तरह से जो है ये याद रखने का तरीका, देखिए ये केवल याद रखने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका उससे जो है कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसको याद रखने के तरीके के रूप में जो है आप इसको केवल देखें। नेक्स्ट योजना जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, 20 जुलाई
2004 को जो है ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। जाहिर सी बात है, कस्तूरबा गांधी जो है वो ऐसी महिला थी जो शिक्षा को लेकर और पढ़ाई को लेकर जो है वो लोगों को जागृत करती थी। आप इस रूप में जो है इसको याद रख सकते हैं। तो कस्तूरबा गांधी जो है वो क्या करेंगी, तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे और बालिकाओं में शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर करने और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी आवासीय सुविधा, जो छात्रावास संबंधी सुविधा वगैरह होती हैं, वो उपलब्ध कराने के लिए जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है प्रारंभ की गई थी। 20 जुलाई 2004 को जो है वो ये योजना प्रारंभ की गई थी। आप 2004 इस तरह से याद रख सकते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये 4 शब्द जो है वो यहाँ तक हैं। तो आप इस रूप में जो है इसको याद रखें, ये 4 शब्द कस्तूरबा गांधी बालिका योजना और ये 2004 है ना। तो बालिकाओं में शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के लिए जो है छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, कन्या कन्या साक्ष और यहाँ पर 2006, आप इस रूप में जो है इसको याद रख सकते हैं, कन्या साक्ष 6 और यहाँ 2006, इस रूप से जो है साक्षरता 2006, इस तरह से जो आप इसको याद रख सकते हैं, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। तो 2006 में इसको प्रारंभ किया गया। और क्यों प्रारंभ किया गया, तो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना। मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की बालिकाओं में वैसे ही उच्च शिक्षा जो है वो नहीं मिल पाती, तमाम तरह की समस्याओं से वो ग्रस्त होते हैं। तो उन समस्याओं को निराकृत करते हुए या उन समस्याओं को हटाते हुए जो है इनको कम से कम जो है उच्च शिक्षा मिल पाए, ऐसी व्यवस्था करना। योजना के अंतर्गत 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि है। ये यहाँ पे ये 100 रुपये हो गया, इसको 1000 कर लें आप, 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 11वीं कक्षा में प्रवेश करने पर जो है 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो यहाँ पर जो है आप इस फैक्ट को जो है याद रखें। देखिए, अगर 9वीं कक्षा में जो है वो छात्रा प्रवेश लेती है तो 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जो है उसको दी जाती है। और अगर 11वीं कक्षा में प्रवेश लेती है, अधिकांशतः क्या होता है कि जनजातीय क्षेत्रों में 8वीं तक जो है पढ़कर 9वीं कक्षा में जो है अधिकांशतः बच्चियाँ प्रवेश नहीं करती, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए 9वीं कक्षा में अगर कोई प्रवेश लेता है तो उसको जो है 1000 रुपये दिया जाएगा। और 11वीं कक्षा में अगर प्रवेश लेता है तो ऐसी बच्चियों को जो है वो 2000 रुपये जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो कन्या साक्षरता अर्थात महिलाओं की साक्षरता को, महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए जो है ये योजना चलाई गई है। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 1000 रुपये और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 2000 रुपये की जो है वो राशि प्रदान की जाती है। एक प्रोत्साहन राशि है, उनको प्रोत्साहन मिलता है, वो आगे बढ़ने के लिए, आगे और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है प्रेरित होते हैं। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना 2010 में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम से जो है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके नाम से जो है ये योजना प्रारंभ की गई 2010 में। गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं के बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, उन्हें छात्रवृत्ति और फीस वापस करना, जो फीस उनको लगी थी उस फीस को जो है वापस करने की जो है योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना है। 2010 में जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। जाहिर सी बात है, चूंकि छात्रवृत्ति योजना है तो इस छात्रवृत्ति योजना में जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में 10th में 12th में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको छात्रवृत्ति तो मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा, साथ ही साथ जो है उनके फीस भी जो है, जो स्कूल में फीस लगी थी वो फीस भी जो है वो वापस की जाएगी। 2010 में योजना प्रारंभ की गई थी, महत्वपूर्ण योजना है, याद रखेंगे हम इसे। योजना मध्य प्रदेश विकास, ये एक नाम जो है वो इस योजना को दिया गया, योजना मध्य प्रदेश विकास। 2011-12 में जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। शासन द्वारा जनजातियों के लिए संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए, अर्थात योजना मध्य प्रदेश विकास दरअसल एक ऐसी योजना है जो योजना मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को पहुंचाने के लिए जो है ये योजना चलाई गई। देखिए, बड़ी समस्या ये है कि जनजातियों के लिए योजनाएं बन तो जाती हैं, लेकिन जनजातियों के लिए जमीनी स्तर पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता। तो उन योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में जो हो पाए, इसके लिए जो है ये एक योजना बनाई गई।
और कहा गया कि जो योजनाएं जो है जनजातियों के लिए बनाई गई कम से कम वो योजनाएं जो है जमीनी स्तर पर उन क्षेत्रों में क्रियान्वित हो सकें। तो जमीनी स्तर पर उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो है जो योजना बनाई गई उसे योजना मध्य प्रदेश विकास, अर्थात मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो है ये योजना चलाई गई। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना। कौशल का उन्नयन मतलब पहले से ही लोग जो है काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब उनको जो है कौशल प्रदान किया जाता है, अर्थात जब उनको जो है प्रशिक्षित किया जाता है, तो वो और ज़्यादा जो है ट्रेंड हो जाते हैं और ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना दरअसल वो योजना है जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवकों को गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध किया जाता है। देखिए, अधिकांशतः ये होता है कि अभी हम जो काम कर रहे हैं, यदि उस काम को और स्किलफुल बनाना है, उस काम को जो है और अच्छा बेहतर बनाना है, तो उसके लिए जो है हमें प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। तो प्रशिक्षण प्राप्त करके और फिर जो है हम ज़्यादा पैसे की डिमांड कर सकते हैं कि हम ट्रेंड हैं, हम स्किल्ड हैं, तो और ज़्यादा पैसे जो है मिलते हैं। तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर जो है वो वहाँ से रोजगार प्राप्त करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना है, 2012-13 में जो इसको प्रारंभ किया गया था, इसको भी हम याद रखें। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना 2012-13 में ही ये भी महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना जो है ये भी प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IIT, IIM, क्लैट, NDA इन सब में सफल होने और संबंधित संस्थानों में प्रवेश लेने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाती है। महर्षि वाल्मीकि रामायण की जिन्होंने रचना की थी, तो इस रूप में आप याद रख सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि योजना जो है वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित योजना है। तो इसके अंतर्गत तमाम तरह के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, IIT, IIM, क्लैट वगैरह जो है, NDA है, इस तरह की योजनाओं में अगर कोई विद्यार्थी जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग का है वो पास करता है ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं को, उनमें उत्तीर्ण होता है, तो उसको 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जो है, एक मुश्त 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि इससे जो है जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है, आगे तमाम तरह के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको क्लियर करने का प्रोत्साहन जो इसमें मिलता है। 2012-13 में ये योजना भी प्रारंभ की गई। टंट्या भील स्वरोजगार योजना। देखिए, एक टंट्या भील आर्थिक योजना जो है अभी 2022 में भी जो है वो उसको जो है चलाया गया था। अभी हम 2 योजनाएं टंट्या भील के नाम से जो है हम पढ़ेंगे, दूसरी योजना जो है हम आगे देखेंगे। टंट्या भील स्वरोजगार योजना 21 मई 2013 को जो है ये योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक की बैंक लोन सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई गई। तो टंट्या भील दरअसल जो है वो उद्यमियों के लिए, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए जो है योजना चलाई गई। वो जो है बैंक लोन उनको मिल सके, कहाँ कितना, 50,000 रुपये से लेकर और 25 लाख रुपये तक की बैंक लोन सुविधा जो है वो उनको मिल सके, इसलिए जो है ये योजना प्रारंभ की गई है। तो इसको जो है आप स्वरोजगार कब हो पाएगा, अपना रोजगार कब हो पाएगा, जब उसके पास पैसे आएंगे, जब वो अपना रोजगार चला पाएगा, और रोजगार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो आप इसको स्वरोजगार को आप इस लोन से जो है वो जोड़ लें, है ना, 50,000 से लेकर और 25 लाख रुपए तक के लोन से जोड़कर आप इसको याद रख सकते हैं। डेट जो है वो 21 मई 2013 को प्रारंभ किया गया। आवास सहायता योजना, जैसा कि नाम से क्लियर है, आवास के लिए जो है सहायता, 11 सितंबर 2013 को जो है ये योजना लागू की गई। अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो अपने गृह क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में जाकर महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जो है उनको आवास संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए, मतलब वहाँ पर जो है वो जब जाकर दूसरे क्षेत्र में जाकर रहेंगे तो भाई उनको रेंट से जो है वो घर वगैरह लेकर रहना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है उनको जो रेंट है वो रेंट चुकाने के लिए जो है सहायता राशि जो है प्रदान की जा रही है। तो ये जो है आवास सहायता योजना वो योजना हुई जिसमें दूसरे क्षेत्रों में जाकर पढ़ाई कर रहे लोगों को, विद्यार्थियों को, है ना, आवास संबंधी सुविधा प्राप्त करने के लिए सहायता राशि मिलती है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसका प्रारंभ जो है 11 अगस्त 2014 को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है वो प्रारंभ किया गया। नाम से ही आपको क्लियर है, युवा स्वरोजगार योजना मतलब युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने संबंधी योजना है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सब्सिडी, ऋण गारंटी और मार्जिन मनी सुविधा वगैरह उपलब्ध करना। अर्थात अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग जो है
वह स्वरोजगार के लिए प्रेरित हों। इसके लिए जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ जब वो शिक्षित हो जाते हैं तो अपना रोजगार स्वयं चला सकें, इसके लिए जो है उनको वित्तीय सहायता दी जाती है, ब्याज में सब्सिडी जो है प्रदान की जाती है, ऋण की गारंटी दी जाती है, मार्जिन मनी की सुविधा वगैरह जो है उपलब्ध कराई जाती है। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना, जिससे जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग जो है स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 1 अगस्त 2014 को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना जो है ये प्रारंभ की गई। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को क्रय लागत के उपकरण और अन्य जो कार्यालयीन सामग्री वगैरह जो होती है वो सब प्रदान उपलब्ध कराना जो है वो इसका उद्देश्य था। तो किसी भी उद्यम को प्रारंभ करने के लिए जो उपकरण वगैरह होते हैं या कार्यालयीन सामग्री वगैरह जो होती है उसके लिए वो उपलब्ध कराने के लिए जो है ये योजना प्रारंभ की गई। तो ये भी जो है वो रोजगार से संबंधित एक योजना है। सावित्रीबाई फुले स्वयं सहायता समूह योजना 27 जून 2015 को जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य क्या था, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को नवीन व्यवसाय की स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराना। आप सावित्रीबाई फुले महिला थी, तो महिला से महिला को जो है आप कनेक्ट करके आप इसको याद रखें कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को अपना नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना जो है वो सावित्रीबाई फुले योजना है। 27 जून 2015 को जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया। गुरुकुलम केंद्र जो है 2016 में जो है ये गुरुकुलम केंद्र जो है वो प्रारंभ किया गया था। 4 जिले जो है आपको याद रखने हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर तो आपको याद रह जाएंगे। तो चौथा जिला जो है शहडोल है। तो 4 जिले आपको भोपाल, इंदौर, जबलपुर और शहडोल याद रखने हैं। इन जिलों में संभागीय मुख्यालय पर अनुसूचित जिले नहीं, ये संभाग याद रखने हैं। तो इन संभागों में जो संभागीय मुख्यालय है, इन संभागीय मुख्यालयों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय जो है वो गुरुकुलम केंद्र के रूप में ये आवासीय विद्यालय जो है स्थापित किया जाएगा। वहाँ उन्हें अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान की जाएगी और आवासीय सुविधा उपलब्ध की जाएगी। तो गुरुकुलम केंद्र जो है मध्य प्रदेश में 4 संभागीय मुख्यालयों पर जो है ये गुरुकुलम केंद्र जो है वो प्रारंभ किए गए हैं। इनमें भोपाल, इंदौर और जबलपुर, चूँकि भोपाल और इंदौर तो इजीली याद रहेंगे, एक आपको जबलपुर याद रखना है और चौथा जो है आपको शहडोल याद रखना है। इन 4 संभागीय मुख्यालयों पर जो है वो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है गुरुकुलम केंद्र खोला जा रहा है। साथ ही साथ जो है वहाँ पर क्या किया जाएगा, तो उनको आवासीय सुविधा अर्थात छात्रावास की सुविधा जो है वो भी आप इस रूप में जो है इसको याद रखते हैं। पुराने समय में जो है गुरुकुल होता था, गुरुकुल में जो है शिक्षा भी वहीं दी जाती थी और जो छात्र होते थे वो वहीं पर रहकर अपने गुरु की सेवा करते थे। तो आप इस तरह से जो है आप इस गुरुकुलम को जो है याद रख सकते हैं। 2016 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना 25 दिसंबर 2017 को जो है वो मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना जो है वो लागू की गई थी। अत्यंत पिछड़े अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सुविधा प्रदान करना। यह योजना जनजातीय कार्य विभाग जो है जनजातीय कार्य विभाग जो है वो संचालित की जाती है। चूँकि महिलाओं को जो है अपने परिवार के लिए जो है आहार की आवश्यकता होती है, खाने पीने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है जो अत्यंत पिछड़े जनजातीय समूह हैं, अनुसूचित जनजाति समूह हैं, उन समूह में परिवार महिलाओं को जो है 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सुविधा जो प्रदान की जाती है, ताकि वो जो है कम से कम उनकी आहार संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो जो है पूरी हो सके। आकांक्षा योजना 2018-19 में जो है आकांक्षा योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। ये जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में मदद करने के लिए जो है वो ये योजना प्रारंभ की गई। ये योजना भी जो है जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा जो है वो ये योजना भी जो है चलाई जा रही है। तो आकांक्षा योजना सरकारी नौकरी की आकांक्षा रखने वाले, ऐसा जो है आप याद रख सकते हैं, सरकारी नौकरी की आकांक्षा रखने वाले ऐसे विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी जो है चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में उनकी सहायता जो है वो करने के उद्देश्य से सरकार ने इस आकांक्षा योजना को प्रारंभ किया। वन धन योजना 2018 में जो है वन धन योजना प्रारंभ की गई थी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के बुनकरों को चंदेरी, महेश्वर और बाघ प्रिंट की साड़ी के विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिलवाने का लक्ष्य है। ये योजना जो है ये भी जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा जो है संचालित है। तो वन धन योजना जो है वन से धन कमाने की योजना है। ये वन से धन कैसे कमाएंगे, तो जो भी बुनकर वगैरह हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बुनकर वगैरह हैं, वो चंदेरी, महेश्वर या बाघ प्रिंट की साड़ियाँ वगैरह जो है वो बुनने की कला उनको सिखाई जाएगी और फिर जो है वो रोजगार प्राप्त कर पाएंगे।
तो ये योजना जो है वन धन योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के बुनकरों को चंदेरी, महेश्वर, बाग प्रिंट की साड़ियाँ जो है वो बुनने में उनको निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये योजना जो है वन धन योजना है। इसके बाद मुख्यमंत्री मदद योजना 12 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री मदद योजना जो है ये प्रारंभ की गई थी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार में किसी बच्चे के जन्म तथा परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर 5 किलोग्राम गेहूं तथा चावल उपलब्ध कराने की जो है ये योजना है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा मदद दी जाएगी। किस चीज़ की मदद दी जाएगी? तो गेहूं और चावल की मदद दी जाएगी। कब दी जाएगी? तो किसी बच्चे की मृत्यु या परिवार में परिवार में किसी की मृत्यु या किसी बच्चे के जन्म के समय दी जाएगी। 5 किलोग्राम जो है गेहूँ, ये 5 नहीं 50 किलोग्राम है, सॉरी ये 5 नहीं 50 किलोग्राम है। इसको आप याद रखें कि 50 किलोग्राम गेहूँ और 50 किलोग्राम चावल जो है वो प्रदान करने की योजना है। 50 किलोग्राम गेहूं और 50 किलोग्राम चावल जो है ये प्रदान करने की योजना जो है वो मुख्यमंत्री मदद योजना है। तो इसके अंतर्गत जो है 50 किलोग्राम गेहूं और 50 किलोग्राम चावल जो है वो तब उपलब्ध कराई जाएगी जब परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या परिवार में किसी सदस्य की जो है मृत्यु हुई हो। इसके बाद राशन आपके ग्राम योजना 15 नवंबर 2021 को जो है खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो राशन आपके ग्राम अर्थात खाने पीने की वस्तुएं जो है आपके घर में आपके ग्राम तक पहुंचाने की योजना जो है वो ये राशन आपके ग्राम योजना है। इसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में घर घर राशन उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य है। जिन क्षेत्रों में राशन वितरण हेतु उचित मूल्य की दुकानें नहीं है, कई सारे जनजातीय क्षेत्र जो है दूर दराज के क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो है ये जो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली राशन वितरण की उचित मूल्य की दुकानें हैं वो वहाँ उपलब्ध नहीं। तो ऐसे क्षेत्रों में जो है घर घर जाकर जो है राशन वितरित करने की योजना जो है यह राशन आपके ग्राम योजना 15 नवंबर 2021 को ये प्रारंभ किया गया। देवारण्य योजना 26 जुलाई 2021 को जो है ये देवारण्य योजना जो है ये प्रारंभ किया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को जो है उनके विद्यार्थियों को उनके लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से आजीविका एवं रोजगार प्रदान करना तथा आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्रदान करना। क्योंकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग जो है वनों में निवास करते हैं, उनको जो है वहाँ की जड़ी बूटियों के बारे में अच्छा ज्ञान होता है। तो उन लोगों को एक तो इन जड़ी बूटियों के माध्यम से उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके ये प्रयास करना, साथ ही साथ जो है वो उन जड़ी बूटियों को बेचकर या उन जड़ी बूटियों से वो लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। उनको बेचकर जो है वो अपने लिए आजीविका जो है वो अर्जित करते हैं। तो देवारण्य योजना जो है वो एक ऐसी योजना है जिसमें अरण्य मतलब जंगल से जो है जड़ी बूटियां अर्जित करके और उनको बेचकर जो है आयुर्वेद के माध्यम से जो है रोजगार प्राप्त करने की योजना है। 26 जुलाई 2001 को जो है ये योजना प्रारंभ की गई। हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम 15 जुलाई 2022 को ये हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम चलाया गया। और हीमोग्लोबिन और थैलेसेमिया ये योजना राज्य के सभी 89 जनजातीय विकासखंड की संख्या जो है 89 है और सभी 89 खंडों में जो है ये योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। तो 89 विकासखंड जनजातीय विकासखंड 89 विकासखंडों में ये योजना लागू की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया जैसी बीमारियों के लिए जनजातियों को जो है सहायता उपलब्ध कराना। कई बार जनजातियों के पास जो है पैसे उपलब्ध होते नहीं हैं और सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी, थैलेसेमिया इन बीमारियों से जनजातियां जो है पीड़ित हो जाती हैं। तो जनजातियों को जो है इस तरह की बीमारियों में जो है सहायता उपलब्ध कराने की योजना जो है वो हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम है। सिकल सेल उन्मूलन मिशन ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है मिशन है। अभी जो मैंने आपको बताया ये हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम ये जो है मध्य प्रदेश में जो है इस योजना को चलाया गया था। 15 नवंबर 2021 को सिकल सेल उन्मूलन मिशन जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है झाबुआ अलीराजपुर में जो है ये प्रारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य था सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया और अन्य हीमोग्लोबिन संबंधित समस्याओं की पहचान करना और उनके निदान हेतु प्रबंधन करना। फिर क्या हुआ कि ये जो सिकल सेल उन्मूलन मिशन था ये अच्छा चल पड़ा और इसका लाभ जो है वो देखने को मिला।
तो 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का जो है उद्देश्य रखा गया। इसकी शुरुआत जो है शहडोल जिले के लालपुर ग्राम से की गई थी। ये पूरे फैक्ट जो है आप याद रखें। सबसे पहले तो सिकल सेल उन्मूलन मिशन जो है वो 15 नवंबर 2021 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झाबुआ और अलीराजपुर में इसको प्रारंभ किया गया था। और उद्देश्य क्या था? तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया और हीमोग्लोबिन से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को दूर करना, उनकी पहचान करना, ये जो है इसका जो है उद्देश्य था। उसके बाद जो है जब ये योजना सफल हुई तो 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की गई। और कहाँ से की गई? तो शहडोल के लालपुर ग्राम से की गई थी। तो ये अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको जरूर याद रखें हम। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार कार्यक्रम 6 सितंबर 2022 को ये कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग को स्वरोजगार प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। क्या होता है इस योजना में? तो इस योजना के अंतर्गत निर्माण गतिविधियों के संचालन के लिए 1 से 50 लाख रुपए का ऋण, जबकि व्यवसाय के संचालन के लिए जो है वो 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना। दोनों ऋणों में 5% प्रतिवर्ष की दर से सब्सिडी भी दी जाती है। योजना के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना और उसकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम होना जो है आवश्यक है। तो हम इस योजना को समझें कि क्या है ये योजना। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यक्रम है। 6 सितंबर 2022 को जो है ये प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत योजना का लाभ पाने के लिए उस आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है और साथ ही साथ जो है उसकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य संबंधी गतिविधियों के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जबकि व्यवसाय चलाने के लिए जो है 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। और इस ऋण में जो ब्याज होगा उस ब्याज में जो है प्रतिवर्ष की दर से जो है सब्सिडी है ना, दोनों ऋणों में ब्याज में 5% प्रतिवर्ष की दर से जो है वो सब्सिडी भी इसमें प्रदान की जाती है। तो ये अपने आप में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्वरोजगार संबंधी योजना। उसके बाद मैंने आपको बताया था वहाँ पे 2013 में जो हमने देखा था एक टंट्या मामा के नाम से जो है एक योजना प्रारंभ की गई थी। यहाँ 2022 में जो है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना जो है वो एक प्रारंभ की गई। 6 सितंबर 2022 से योजना जो है मध्य प्रदेश वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित है और इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के नवीन उद्यमियों को कम ब्याज दर पर 10,000 रुपये से 1 लाख तक का जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जो नए उद्यमी हैं जिन्होंने अभी अपना बिजनेस शुरू किया है उनको अपना बिजनेस जो है अपग्रेड करने के लिए, अपना बिजनेस जो है आगे बढ़ाने के लिए 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके पूछने की जो है बहुत ज़्यादा संभावना है, इसको जरूर याद रखें, इसकी डेट भी जो है याद रखें। इसके बाद मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष पोषण योजना 6 सितंबर 2022 ही इसकी भी डेट है। कौशल उन्नयन, नवाचार तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे संस्थानों को 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान करना जो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अर्थात अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कौशल उन्नयन, नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थाएं कार्यरत हैं उन संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान करने की योजना जो है यह मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष पोषण योजना है। इसके बाद संवेदना योजना 2017-18 में जो है संवेदना योजना प्रारंभ की गई थी और इस योजना में जाबाली योजना, इससे पहले मैंने आपको जो है जाबाली योजना के बारे में बताया था। जाबाली योजना जो है उसमें वेश्यावृत्ति में जो जनजाति वर्ग की जो महिलाएं शामिल हैं या जो महिलाएं जो है उसमें हैं उनको जो है वेश्यावृत्ति से बाहर निकालना जो है जाबाली योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब संवेदना योजना वो योजना है जिस योजना के अंतर्गत ऐसे वर्ग की महिलाओं को वेश्यावृत्ति से बाहर निकालकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 2017-18 में जो है मध्य प्रदेश के 3 जिलों सागर, छतरपुर और बुरहानपुर में लागू किया गया था और 2018-19 में जो है 7 जिलों में जो है इसका विस्तार किया गया। दरअसल जो है उन्हीं क्षेत्रों में जैसे बांछड़ा, शांसी इस तरह की जो जनजातीय वर्ग हैं उनकी महिलाएं जो है वो वेश्यावृत्ति में जो है शामिल हो जाती हैं, तो उनको जो है उस वेश्यावृत्ति से निकालकर और समाज की मुख्य धारा में वापस लाने का प्रावधान इसमें किया गया। 2017-18 में 3 जिलों सागर, छतरपुर और बुरहानपुर में लागू किया गया। आगे चलकर 18-19 में जो है 7 जिलों में इसका विस्तार किया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है, इसको याद रखें। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम, इसका नाम पहले जो है मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम था।
बाद में ये किया गया कि भाई और भी जो है पशुएं जो है दूध देती हैं, जैसे भैंस है, तो इसलिए इसका नाम जो है मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम जो है वो कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत जो है बैगा, भारिया और सहरिया 3 अति विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों को जो है आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से, है ना, प्रति परिवार 2 दुधारू पशु प्रदान किए जाते हैं। अब 2 दुधारू पशु हो गए। पहले जो है गाय प्रदान करने की बात की गई थी, बाद में जो है इसको दुधारू पशु के रूप में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। तो 2 दुधारू पशु जो है वो प्रत्येक परिवार को जो है प्रदान किया जाएगा। साथ ही उनसे जो दूध प्राप्त होगा या जो गोबर प्राप्त होगा वो बेचेंगे कैसे, तो उनको बेचने के लिए भी जो है एक सुविधा जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान किया। तो मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 3 अति विशिष्ट पिछड़ी जनजातियां बैगा, भारिया और सहरिया में प्रत्येक परिवार को 2 दुधारू पशु प्रदान किए जाएंगे और साथ ही उन दुधारू पशुओं से प्राप्त दूध और गोबर को जो है बेचने की सुविधा भी जो है वो प्रदान की जाएगी। आदिवासी उपयोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना से जो है इस आदिवासी उपयोजना को जो है प्रारंभ किया गया था। आदिवासियों के संपूर्ण कल्याण के लिए जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया। योजना के अंतर्गत 31 एकीकृत आदिवासी विकास योजना प्रारंभ की गई, जिसमें से 26 वृहद और 5 मध्यम योजनाएं थीं। इसमें सलाह देने के लिए परियोजना सलाहकार मंडल भी गठित किए गए थे। तो इसको भी जो है आप याद रखें, आदिवासी उपयोजना क्या थी। तो इतनी योजनाओं के बारे में जो है मैंने आज आपको बताया। बहुत सारी योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इतनी सारी योजनाओं को याद रखना थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है, बट आप कोशिश करें कि जो है इन योजनाओं को याद रखें। थोड़ा बोरिंग होता है, बट हमारे पास और कोई विकल्प है नहीं, हमें याद जरूर रखना ही पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने जो है सारी योजनाओं की बात की। इसके बाद जो है जनजातियों से संबंधित और जो दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे संग्रहालय, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उसके बारे में जो है हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।